हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो मैं आपको क्या बोलूं, बच्चा बोलूं या फ्यूचर डॉक्टर्स बोलूं? ठीक है, क्योंकि अब सब फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, तभी तो नीट का कोर्स पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम है आरजे श्रद्धा। ठीक, तो ये मेरी पहचान है। आपका नाम जो है वो आपकी क्या होता है बेटा, आपकी पहचान होता है। और ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी में चीटिंग करना सिखाऊंगी। चीटिंग करना सिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैम आप फर्रे बनवा दो, नहीं बेटा। बायोलॉजी जो है उसको आप टर्म से जितना ज़्यादा याद करोगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि मेरा नाम क्या है, आरजे श्रद्धा, तो वो मुझे मेरी क्या दिखाता है, पहचान दिखाता है कि मेरा नाम क्या है, श्रद्धा। और मैं कहाँ से हूँ, तो राजस्थान से। वैसे ही बायोलॉजी में 70% ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सिर्फ उसकी टर्म को समझ करके क्या कर सकते हो, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। और बेटा कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं है। तो सबसे पहली टर्म वही ले लेते हैं जो आज पढ़ने वाले हैं, जो हम शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारी पहली टर्म कौन सी है बेटा, बायोलॉजी। कौन सी टर्म है, बायोलॉजी। तो ये जो टर्म है बेटा आपको कितने वर्ड से मिलकर के दिखेगी। अगर मैं इस टर्म को देखूं तो यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स नजर आएंगे बेटा। पहला जो वर्ड है दैट इज बायोस। ओके बच्चों, और दूसरा जो यहाँ पर आपको वर्ड नजर आ रहा है वो है बेटा लोगोस। क्या है, लोगोस। तो पहला वर्ड हुआ हमारा बायोस। बायोस का मीन होता है बेटा लाइफ। क्या होता है, लाइफ। और जो लोगोस है उसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है बच्चों, स्टडी। तो ये जो चीज़ हैं आपको क्या नज़र आ रही हैं, ये दोनों टर्म आपको क्या बता रही हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। क्या बता रही हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी का बेटा मीन क्या हो जाता है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो स्टडी ऑफ लाइफ। है ना बहुत सिंपल, है ना बहुत सिंपल। तो बायो इतनी ही सिंपल है कि अगर आपने टर्म देख ली तो आपको उसका मीन इजीली समझ में आ जाएगा। तो बायोलॉजी बहुत इजी है और नीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो आपकी फेवरेट है ना, मेरी तरह। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगर हम बात करेंगे आज आपके पहले चैप्टर के बारे में, ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ पीछे का रिवाइज कर लेते हैं जी। जैसे अभी हमने बात की कि बायोलॉजी का आपने मीनिंग तो देख लिया कि स्टडी ऑफ लाइफ को आप क्या कहते हो बच्चों, बायोलॉजी कहते हो। लेकिन अगर हम और बात करना चाहें और डिफाइन करना चाहें बायोलॉजी को, तो आप क्या पढ़ के आए हैं, या मैं बायोलॉजी को क्या कह सकती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म प्लस लिविंग प्रोसेस। क्या कह सकती हूँ मैं उसको डिफाइन करने के लिए, कि बेटा लाइफ फॉर्म का जो साइंस है और जो लिविंग प्रोसेस है, आप उससे किसको डिफाइन कर सकते हो बेटा, बायोलॉजी को। कैसे, तो लाइफ फॉर्म आप अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो उड़ता हुआ मॉस्कीटो हो, चाहे वो खूबसूरत फूल हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, या जो ब्रेड होती है उस पर जो फंगस आ जाती है, ये सब डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं बेटा, लाइफ फॉर्म्स होते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो प्रोसेसेस चलती हैं उनको आप क्या कहते हो, लिविंग प्रोसेस। और ये चीज़ आप 10th में पढ़ के आ चुके हो। हमारा पहला ही बायो का जो चैप्टर था वो लाइफ प्रोसेसेस पे था। तो आप सबने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है बेटा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जहाँ पर खाना बनता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसे और ज़्यादा डिफाइन करना चाहूँ, बायोलॉजी को और ज़्यादा डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन of living organism on earth। अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये भी आप किस में पढ़ते हैं बेटा, बायो में। किस में पढ़ते हैं, बायो में। और इवोल्यूशन भी जहाँ तक मुझे लगता है 10th क्लास में आप इंट्रोडक्शन उसका पढ़ के आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी बता दो कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो इवोल्यूशन जो होता है बेटा, इवोल्यूशन को अगर मैं बहुत ही जनरलाइज वे में बताऊँ तो मैं कहूँगी इवोल्यूशन का मतलब होता है वेरिएशन।
क्या होता है बच्चों? वेरिएशन। और वेरिएशन को मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसे कहूँगी चेंज। क्या कहूँगी बच्चे? चेंज कहूँगी। कि कोई भी चीज़ जिसमें चेंज आ रहा है, जिसमें वेरिएशन आ रही है, वो खुद को क्या करती है? इवॉल्व। आप पढ़ के आए हैं। तो इसका एग्जाम्पल जब भी मैं देती हूँ ना, बहुत ही बेसिक सा, जो तुम्हारा सबका फेवरेट है, क्या? मोबाइल फ़ोन। कि जब मोबाइल फ़ोन बना था, जब मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग में आया था, तो वो कीपैड वाला नोकिया का फ़ोन आता था जिसमें हमेशा सिर्फ टेक्सटिंग और कॉलिंग वाले फीचर होते थे। लेकिन आज जब आप फ़ोन्स देखते हो, चाहे आप एप्पल की बात करो, चाहे आप एंड्रॉयड की बात करो, इतने सारे नए फीचर उसमें अपडेट हो चुके हैं कि आप उससे कहीं पे भी फ़ोन लगा सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग कर सकते हो। इतने सारे नए फीचर क्या हो गए हैं उसके अंदर। उसने खुद को क्या कर लिया है? अपग्रेड कर लिया है, चेंज किया है, वेरिएशन आया है, मतलब वहाँ उसने खुद को क्या किया है? अपडेट किया है। तो उसी तरीके से जब कोई लाइफ फॉर्म बना होगा इस अर्थ पर, पहली बार जब लाइफ आई होगी, तो वो किस तरीके से होगी, और आज वो लिविंग जो चीज़ें हैं वो किसकी तरह से दिख रही हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट आया, उनमें क्या चेंज आया, ये सब की स्टोरी क्या कहलाती है बेटा? एवोल्यूशन। क्या कहलाती है? एवोल्यूशन। थोड़ा बहुत आप 10th में पढ़ के आए हैं और डिटेल में हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो आई थिंक बायोलॉजी को आप डिफाइन कर सकते हो इन दोनों चीज़ों से। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था थोड़ा सा हमारा क्विक सा रिवीजन, और आगे हम बात कर लेते हैं अब आपके मेन टॉपिक के बारे में। तो अब हम शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। क्या नाम है बेटा हमारे चैप्टर का? द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो जैसे लोगों की आदत होती है ना कहने की, मेरी माँ ये कहती हैं, मेरी माँ वो कहती हैं, मुझे पढ़ाते टाइम आदत है ये कहने की कि बेटा ये एनसीईआरटी ये कहती है, एनसीईआरटी वो कहती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से लाइफ में सक्सेस होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? लाइफ में ज़रूरत होती है माँ के आशीर्वाद की। वैसे ही नीट का कंपटीशन निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसके आशीर्वाद की है? आपकी एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की लाइन्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो नीट में हमारा अच्छा स्कोर आना एकदम क्या है? एकदम 100% क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है बेटा? एनसीईआरटी आपको कह रही है कि बेटा हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ड। क्या कहती है आपको फर्स्ट लाइन? हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ड। तो एनसीईआरटी आपको कह रही है कि कितना खूबसूरत है, कितना आश्चर्यजनक है ये जो लिविंग वर्ड भगवान ने बनाया है, जो हमें नज़र आता है वो कितना खूबसूरत है। तो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कोल्ड है। तो ये जो चीज़ है उसके लिए आपको एनसीईआरटी एक सिनेरियो इमेजिन करवा रही है कि मैं आपसे कहूँ कि बेटा आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपने अपने आसपास क्या देखा है, आपको अपने आसपास कौन सी खूबसूरती नज़र आती है। तो कोई कहेगा मैम हमें तो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ नज़र आते हैं, कोई कहेगा मुझे तो घने जंगल पसंद हैं, कोई कहेगा मुझे तो खारे पानी का समुद्र देखना पसंद है, कोई कहेगा मुझे तो मीठे पानी की झरने बड़े पसंद हैं, कोई कहेगा मैम मैंने तो आज गर्म पानी का हॉट स्प्रिंग देखा है। तो इस तरीके से हमारे आसपास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट बनाए हैं, कुदरत ने इतनी खूबसूरती बनाई हैं जिसको देख के हम क्या हो जाते हैं? स्पीचलेस हो जाते हैं, हमारे पास उसको बयान करने के लिए शब्द नहीं होते। उसके बाद एनसीईआरटी आपको एक और सिनेरियो इमेजिन करवा रही है बच्चे। फिर आपको एनसीईआरटी इमेजिन करवा रही है कि जब आप अपने आसपास देखोगे तो कहीं आपको दौड़ता हुआ घोड़ा नज़र आ रहा है, कहीं आपको इधर से उधर उड़ती हुई चिड़ियाएँ नज़र आ रही हैं, कहीं आपको फूलों से भरी हुई घाटियाँ दिख रही हैं, और कहीं आपको शिकार करती हुई शार्क नज़र आ रही है। थोड़ा सा स्कैरी है, मैंने भी नहीं देखा, बट एनसीईआरटी कह रही है तो हम मानेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें आश्चर्य में डाल देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, जब आप आसपास अपनी ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपके मन में 2 सवाल उठने चाहिए। उठे या ना उठें वो अलग बात है, लेकिन अगर एनसीईआरटी कह रही है तो उठने चाहिए बेटा। कि कौन से 2 सवाल उठने चाहिए आपकी लाइफ में, आपके मन के अंदर?
पहला सवाल एनसीईआरटी कहती है व्हाट इज लाइफ। पहला सवाल जो एनसीईआरटी कह रही है कि आपके मन में उठना चाहिए वो कौन सा सवाल है, व्हाट इज लाइफ। और दूसरा हो सकता है कि सवाल आपके मन में आ जाए कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। तो दूसरा सवाल एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हो सकता है किसी के मन में ये आ जाए कि पर्पस क्या है लाइफ का, ये जो जीवन हमें मिला है उसका उद्देश्य क्या है। तो भाई हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोगों को सिर्फ ये 3 वर्ड समझ में आते हैं, व्हाट, वाई एंड हाउ, मतलब क्या, क्यों और कैसे। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, ये है फिलोसोफर्स के लिए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये हम उनके लिए छोड़ देते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं अपने वाले पे। तो हमारा वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज लाइफ। ठीक है, तो एनसीईआरटी इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे देती है, तुम्हें कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी खुद सब बता देगी तुम्हें। तो एनसीईआरटी ने चीज बोली है व्हाट इज लिविंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो कौन सा है, व्हाट इज लिविंग। अब देखो बेटा, कोई भी चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी बहुत ही जनरलाइज वे में आप अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को देख करके बहुत ही सिंपल वे में तरीके से सीख सकते हो। आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को जनरलाइज करना सीखो। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पर जब आपको क्या 2 तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप बोलोगे मैम हमें यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। फिर मैं कह दूँगी बेटा लिविंग चीज़ कौन सी है, तो आप कह दोगे बेटा कि मैम आप लिविंग हो। फिर मैं कह दूँगी बेटा नॉन लिविंग क्या नज़र आ रहा है, तो बोलेंगे आपके अलावा जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड है, चाहे वो आपके हाथ में ये पेन है, चाहे यहाँ पर हमको वॉल नज़र आ रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, नॉन लिविंग है। फिर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बेटा आपको कैसे पता चला कि मैम लिविंग है जबकि बाकी चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं वो नॉन लिविंग है। तो आप में से शायद कोई प्यारा सा बच्चा मुझे जवाब दे दे कि मैम जब हमें किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये क्या देखते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें भी जब लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करना है या हमें ये पहचानना है कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, तो हम उसके क्या देखते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, तो मैं पूछूंगी कि बेटा आपने कौन सा कैरेक्टर देख लिया ऐसा कि आपको मैं लिविंग लग रही हूँ और बाकी चीज़ें आपको नॉन लिविंग लग रही हैं। तो शायद आप में से कोई कुछ कह दे कि मैम क्योंकि आप हिल रहे हो, आप चल रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, इसलिए आप लिविंग हो। तो फिर मैं कह दूंगी बेटा कि गाड़ियाँ भी तो चलती हैं, ये पेन भी तो चलता है। तो आप कहोगे मैम ये तो आप चला रहे हो, तो क्या ऑटोमेटिक गाड़ियाँ नहीं होती जो खुद से चलती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये चीज़ तो नहीं मान सकते। अगर फिर मैं आपसे कह दूं कि बेटा दूसरी जवाब दो, तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा कह दे क्योंकि मैम आप साउंड निकाल रहे हो, आप बोल रहे हो, तो आप लिविंग हो। तो क्या बेटा आपके घर पे रोज़ अलार्म नहीं बोलता सुबह सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब आवाज़ तो वो भी कर रहा है, तो इसको भी आप डिफाइन कैरेक्टर नहीं कह सकते। तो क्या पता तुम में से कोई प्यारा सा सयाना सा बच्चा मुझे ये कह दे कि मैम क्योंकि आप बने हुए हो, आप किससे बने हुए हो, आप बने हुए हो सेल से। किससे बने हुए हो, सेल से, जबकि जो बाकी चीज़ें हैं उनके अंदर सेल नहीं हैं। तो वही मेरा प्यारा बच्चा बिल्कुल सही जवाब देगा कि जो लिविंग चीज़ें हैं उनके अंदर जो स्पेशल चीज़ मिलती है इकलौती, जिसकी वजह से ये लिविंग वर्ड बना है, वो कौन सी है, सेल। क्या है बेटा, सेल। तो सबसे फंडामेंटल जो भी आप देखते हैं, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, वो क्या है, आपका सेल। और इसीलिए आप सेल को क्या कहते हो बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हो इसको आप, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने ये सारी चीजें कि जो लाइफ है वो बनी ही किसकी वजह से है, सेल की वजह से। तो यहाँ पर हम अगर प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लिखना चाहें तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखोगे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेटा जब हम बात कर रहे हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हुए हमें ये पता चल गया कि जो सेल है वो हमारी क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा सेल को कैसे डिफाइन करोगे, एक प्यारी सी डेफिनेशन दे दो, एक डेफिनेशन दे दो किसकी बेटा, सेल की, तो क्या पता आप मुझे ये कह दें कि मैम सेल इज फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी बेटा, लाइफ की। क्यों, हमने पहला वर्ड लिखा फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब इसका मतलब जो किसी चीज का क्या बनाता है, बेस। तो अभी ऊपर आपने क्या लिखा था, बेसिक यूनिट। तो जो बेस बना रहा है, जिसकी वजह से लाइफ बनी है, वो चीज क्या है, सेल। हम अगर बोलते हैं कोई लिविंग फॉर्म जो है वो बना किससे, उसका स्ट्रक्चर किससे बना है, तो आप क्या कहते हो, सेल। और जो भी फंक्शन होता है, हम जो भी लिविंग प्रोसेस देखते हैं वो भी कहाँ होती हैं बेटा, सेल में। तो वो कौन सी यूनिट भी हो गई, फंक्शनल यूनिट भी हो गई। ठीक है, तो ये प्यारी सी सेल की क्या है, डेफिनेशन, जो शायद आप सबको पता होगी। ठीक है बेटा, अब ये जो चीज़, अब यहाँ पर हमने सेल की डेफिनेशन बता दी, तो थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल की डिस्कवरी की थी, आपको पता है किसने डिस्कवरी की थी इसकी, सेल की डिस्कवरी की थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उन्होंने डेड सेल देखी थी, कहाँ देखी थी, कॉर्क में देखी थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 8 जो सेल है उसमें आप इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखोगे, लेकिन बेस बनाना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके अलावा आपने शायद पढ़ा होगा सेल थियोरी। क्या पढ़ी होगी आपने, सेल थ्योरी पढ़ी होगी, जहां पर आपने दो साइंटिस्ट पढ़े होंगे, स्लाइडन एंड श्वान। वो जो है उन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक शायद आपको याद हो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया क्या, कि जो सेल है वही किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लिविंग चीज़ों को बनाने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लाइफ का सेल पे डिपेंड होना क्या है, या जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइफ का क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर। क्या है डिफाइनिंग फीचर, कि आप लिविंग और नॉन लिविंग से किसके बेस पर डिफाइन कर सकते हो। तो बेटा आंसर आएगा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या हो गया आपका डिफाइनिंग फीचर। क्या हो गया बच्चों, डिफाइनिंग फीचर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ या लिविंग वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली चीज जिससे आपको पता चलता है डिफरेंस किसके बीच में बेटा, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम देखना चाहें हमारा दूसरा, कि दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बता सकती है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दूसरा एनसीईआरटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देती है बेटा, दैट इज ग्रोथ। क्या बता रही है बेटा, ग्रोथ। चलिए, तो ग्रोथ के बारे में एनसीईआरटी ने बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जो ग्रोथ है उसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स।
आप सबसे पहली जो चीज देख रहे हो, तो आप इंडिविजुअल्स के नंबर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर दो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताती है ग्रोथ का, ग्रोथ के बारे में पहली बात तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दूसरा एनसीईआरटी कहती है इंक्रीज इन मास, मतलब साइज में बढ़ना, साइज में इंक्रीज होना भी किसको डिफाइन करता है, ग्रोथ को। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं पहली चीज ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है किसका बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। किसका एग्जाम्पल दिया है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नहीं पता तो जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि टर्म से देख लो बेटा। यूनि का मतलब क्या होता है, वन, या फिर आप क्या इसे कह सकते हो, सिंगल, और सेलुलर से आपको क्या पता चलता है, सेल। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किससे बने हैं, सिंगल सेल से या जिनकी बॉडी किससे बनी है, सिंगल या एक सेल से बनी है, उनको आप क्या कहते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो आगे अगर आप बात करो तो एनसीईआरटी ये कहती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट होते हैं बेचारे, क्योंकि भाई एक ही सेल से बनी हुई है पूरी बॉडी, और वो एक ही सेल सारे काम कर रही है। मतलब ऐसा सोचो कि अगर तुम अकेले रहते, तुम पीजी में या हॉस्टल में एक कमरा लेकर रह रहे होते, खाना भी खुद ही बनाओगे, सफाई भी खुद ही करोगे, बाज़ार से सामान भी तुम लाओगे, तो सारी चीज़ें तुम खुद कर रहे हो। तो इसी तरीके से जो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो खुद ही एक ही सेल में सारे काम करता है, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे फिर वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सारे काम कौन कर रही है, एक सेल कर रही है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी कहती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ को शो करते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी आगे बता रही है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आगे जाकर क्या करेंगे बच्चों, आगे जाकर के ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर क्या करते हैं, सेल डिवीज़न, क्या करेंगे, सेल डिवीज़न करेंगे, तो क्या बनाएंगे, नई सेल। क्या बनाएंगे, नई सेल। और आपको पता है कि जब सेल डिवीज़न होता है तो क्या बनती है, नई सेल। तो मान लो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने क्या लिया है, कोई बैक्टीरिया ले लिया, कोई भी प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर हो सकता है, तो आपने यहाँ पर लिया, ये एक क्या है बेटा, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया ने क्या किया बेटा, सेल डिवीज़न। क्या किया, सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न करने के बाद दो डॉटर सेल बनाई। क्या बनाई, दो डॉटर सेल। और ये दोनों डॉटर सेल इंडिविजुअली किसकी तरह बिहेव करेंगी, बैक्टीरिया की तरह। तो बेसिकली एक सेल डिवीज़न के बाद आपके पास कितने बैक्टीरिया हो गए, दो। अब ये जो नई बैक्टीरिया सेल बनी है, ये वापस से डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके दो नई सेल बनाएंगी, और ये सारी सेल भी किसकी तरह बिहेव करेंगी, बैक्टीरिया की तरह। तो अब आपके पास कितने बैक्टीरिया हो गए, 4। फिर ये मान लो आगे फर्दर डिवाइड करेंगी, तो अब आपके पास कितने बैक्टीरियाज हो गए, तो आप कहोगे मैम 8। तो हर बार सेल डिवीज़न के बाद एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया बन रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कि क्या हो रही है, ग्रोथ। जो हमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था किसका, ग्रोथ का, एनसीईआरटी ने, कि अगर ग्रोथ हो रही है तो इंडिविजुअल्स के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न कर रहे हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे इंडिविजुअल्स का नंबर क्या होता जाता है, इंक्रीज। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड चीज की बात कर लेते हैं कि दूसरी चीज यानी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्रोथ के लिए दिया है, इंक्रीज इन मास। किस में इंक्रीज होना, मास यानी कि साइज में। साइज में अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। वो ऑर्गेनिज्म भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो बेटा इसके लिए जो एग्जाम्पल दिया है वो किसका दिया है, मल्टी सेल्यूलर का। किसका दिया है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म।
अब इसको भी देख सकते हो, मल्टी मतलब मोर देन वन, मोर देन वन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होगी उनको आप क्या कहते हो? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हो। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी साइज में क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज। अपनी साइज में क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रही है आपको प्लांट का और एनिमल का। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है बेटा प्लांट और एनिमल का। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेटा प्लांट के बारे में क्या लिखती है? एनसीईआरटी कह रही है बेटा जो प्लांट है वो कॉन्टिन्यू ग्रोथ करता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यू होती है, लगातार चलती रहती है। और जो चीज़ कॉन्टिन्यू होती है, कैसी कॉन्टिन्यू जो होती है उसको आप अनलिमिटेड कह सकते हैं। क्या कह सकते हो कि जो चीज़ कॉन्टिन्यू चल रही है वो कैसी है? अनलिमिटेड। लेकिन एनसीईआरटी कहती है जो एनिमल होता है उसकी जो ग्रोथ होती है बेटा वो होती है लिमिटेड। क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब मैं अगर आपसे बात करूं लिमिटेड और अनलिमिटेड के बारे में बच्चों, तो क्या ये चीज़ सही है कि कॉन्टिन्यू चीज़ को आप अनलिमिटेड कह रहे हो? तो इसका मतलब कि जो प्लांट है वो जब बना होगा तो वो सिर्फ अनलिमिटेड ग्रोथ करके बढ़ता 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 बहुत ऊपर तक चला जाना चाहिए था और हमें कोई भी फ्रूट नहीं मिलना चाहिए था। हमें तो शायद इवन प्लांट दिखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ करता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो फिर मैम यहाँ पर अनलिमिटेड का या कॉन्टिन्यू ग्रोथ का क्या मतलब है? तो यहाँ पर इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए मैं आपको दो टर्म्स बताऊँगी। पहली टर्म है बेटा, इसको हम कहेंगे इनडिटरमाइन या इनडिटर्मिनेट। मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो होती है इनडिटर्मिनेट, जबकि एनिमल की जो ग्रोथ होती है उसको आप कहते हो डिटर्मिनेट ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ कह रहे हो बेटा? डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है? देखो बच्चे, जब आप किसी छोटे पौधे को आपने कभी ग्रो करते हुए देखा होगा, आपने सीड लगाया, सीड जब उगा बेटा तो क्या हुआ? सबसे पहले ये सीड था, ये धरती के नीचे है, आपने इसे पानी दिया, ये फूट करके इसने इतना छोटा सा पौधा बनाया। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी दो पत्तियां आई। ठीक है, ये थोड़ा और बड़ा हुआ, आपने पानी दिया, ये और बड़ा हुआ, इसकी लंबाई बढ़ गई, इसमें जो लीव्स हैं वो और बढ़ गई। आपने और पानी दिया, इसमें से ब्रांचेस निकल गई। ठीक है, और इसका जो ट्रंक है वो क्या होता गया? हेल्दी होता गया, मोटा होता गया, और इसकी ब्रांचेस फैलती गई और इसने एक बहुत बड़ा क्या बना लिया? ट्री बना लिया। और इस ट्री पर आगे जाके क्या लगेंगे बेटा? फ्लावर्स लगेंगे, है ना। अब ऐसा मत कहना मैम ट्री पे फ्लावर्स नहीं आते, ठीक है, फ्लावर्स लगेंगे और ये फ्लावर्स बेटा आगे जाके क्या बना देंगे? या इन फ्लावर्स से ही क्या बनेगा? आपको यहाँ पर क्या लग जाएंगी? फ्रूट। क्या बन जाएंगे? फ्रूट। तो क्या जब प्लांट जर्मिनेट हुआ था या प्लांट ने जब ग्रो करना चालू किया या प्लांट जब लिविंग फॉर्म में आया तो क्या पूरा का पूरा उसी शेप में आया था? क्या नहीं आया था। पहले छोटी छोटी पत्तियां बनी, छोटा सा पतला सा तना बना, धीरे धीरे वो ग्रो करके बड़ा ट्रंक बन गया, बहुत सारी ब्रांचेस आई, बहुत सारी लीफ आई, उसके बाद क्या आई? उस पे फ्लावर्स लगे, फ्लावर्स लगने के बाद वो किस में चेंज हुए? फ्रूट में चेंज हुए। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जो प्लांट है वो क्या करता रहता है बेटा? ग्रो करता रहता है। इसलिए जो उसकी ग्रोथ है वो कैसी है? कॉन्टिन्यू है या इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, लेकिन जब आप किसकी बात करते हो? किसी भी एनिमल की बात करते हो, चाहे आप ह्यूमन ले लो, चाहे आप कुत्ते का छोटा सा पपी ले लो, तो हम कोई भी एनिमल जब इस दुनिया में आता है तो अपना पूरा शरीर का स्ट्रक्चर साथ लेके आता है और वही स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो डिटरमाइन होती है। हम अपने सारे ऑर्गन्स को एक साथ लेकर आते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पहले एक हमारा हाथ आया, फिर दूसरा हाथ आया, फिर एक पैर आया, दूसरा पैर आया, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए हमारी ग्रोथ कैसे होती है बेटा? डिटरमाइन होती है और एक लिमिटेड टाइम के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? कि एक टाइम के बाद, बेसिकली अगर आप बात करें तो प्यूबर्टी के बाद, किसके बाद?
प्यूबर्टी के बाद जो हमारी ग्रोथ है, ऐसा बोलते हैं कि वो रुक जाती है। तो उसके बाद जब भी सेल डिवीज़न होगा उससे ग्रोथ नहीं होगी, उससे सिर्फ क्या होगा, आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर इंजरी हो गई है और सेल का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो आप क्या करते हो, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल। तो वहाँ पर जो सेल डिवीज़न हो रहा है वो सिर्फ लॉस्ट सेल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ना कि आपको क्या कर रहा है, साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा है। समझ में आया? अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी एनिमल और प्लांट ग्रोथ को किस तरीके से डिफाइन करना चाहती है बेटा। ठीक है, चलिए ओके, आगे बात करते हैं बच्चे। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद एनसीईआरटी ग्रोथ के बारे में क्या कह रही है, तो भैया एनसीईआरटी कह रही है, या मैं ही तुमसे पूछ लूं कि बेटा क्या जो ग्रोथ है वो डिफाइन फीचर है लिविंग और नॉन लिविंग का? क्या सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीज़ें ही ग्रो करती हैं, अपना साइज इंक्रीज करती हैं? क्या नॉन लिविंग ऐसा नहीं करते? तो तुम बोलोगे हाँ मैम, अभी तो आपने बताया कि जो प्लांट और एनिमल है वो ग्रो कर रहे हैं। तो मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि कभी तुम रेगिस्तान गए हो? अगर तुम रेगिस्तान में गए हो और रात को तुमने देखा है एक छोटा सा रेत का टीला, जिसको एनसीईआरटी कहती है सैंड मोल्ड, क्या कहते हो, सैंड माउंट। तो ये सैंड माउंट है या जो रेत का टीला है, रात को तुम इतना छोटा सा देख के सोए थे, ठीक है, और सुबह उठ करके तुमने देखा तो भाई ये टीला इतना बड़ा हो गया। कैसे कि रात को रेगिस्तान में हवा चली और दूसरी जगह से रेत उठा करके इस टीले पर उसने क्या कर दी, डिपॉजिट कर दी। तो क्या इस रेत के टीले का या इस सैंड माउंट का साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। और आप तो कहते हो कि साइज इंक्रीज होना किस चीज़ का कैरेक्टर है, ग्रोथ का। तो इसका मतलब कि, या फिर एक और चीज़ देख लो, ये रेत का टीला छोड़ दो, अगर आपने कहीं पहाड़ बनते देखा हो, जो तो शायद बहुत सालों में बनता है, बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर माउंटेन भी कैसे बनता है, धीरे 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 जो क्ले है, जो भी मिट्टी है, उसकी लेयर्स धीरे धीरे इस पर जमती जाती हैं, इसके आउटर सरफेस पर डिपॉजिट होती जाती हैं, और धीरे 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 माउंटेन का साइज़ क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और ये दोनों चीज़ें ही कैसी हैं बेटा, नॉन लिविंग है, लेकिन ये अपने साइज को क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है तो ये तो बात हुई नॉन लिविंग के बारे में। अब मैं क्या पूछूं कि क्या लिविंग चीज़ें ग्रो करती हैं? तो भाई हमारा एग्जाम्पल देख लो, हम छोटे थे, हम जब पैदा हुए थे हम इतने से थे, आज हम इतने बड़े हो गए, कोई कोई तो 6 फुट 6.25 फुट का भी होता है। ठीक है, तो हमने अपनी साइज़ में इंक्रीज़ किया। जो प्लांट, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, तो प्लांट जब छोटा था तो इतनी हाइट का था, धीरे धीरे उसने अपनी हाइट में भी क्या किया, इंक्रीज़ किया। तो इसका मतलब कि साइज़ इंक्रीज नॉन लिविंग में भी हो रही है और किसके अंदर भी हो रही है, लिविंग के अंदर, लिविंग के अंदर भी हो रही है। जैसे पेड़ इतना सा था, फिर बड़ा होकर के इतना बड़ा हो गया, तुम भी इतने छोटू से थे और बाद में बड़े होते होते इतने बड़े हो गए। तो इसका मतलब कि नॉन लिविंग चीज़ें भी साइज़ में इंक्रीज़ कर रही हैं और जो लिविंग चीज़ें हैं वो तो साइज़ में इंक्रीज़ करती ही हैं। तो बेटा फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि मैम जो नॉन लिविंग है वो भी साइज़ बढ़ा रहे हैं और जो लिविंग है वो तो साइज़ बढ़ाते ही हैं। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? तो बेटा अभी मैंने बोला कि जो रेत का टीला छोटा था या जो पहाड़ या माउंटेन छोटा था, उस पे बाहर से चीज़ें क्या हुई हैं, डिपॉजिट। बाहर से चीज़ें क्या हुई हैं, डिपॉजिट। तो आप इसे क्या कह सकते हो, नॉन लिविंग को क्या कहोगे, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन आउटर सरफेस। बाहर से क्या हो रहा है, चीज़ों का डिपोजिशन हो रहा है, आउटर सरफेस पर डिपोजिशन हो रहा है। तो नॉन लिविंग चीज़ें क्या कर रही हैं, साइज में इंक्रीज कर रही हैं। तो सॉरी, इस वाली ग्रोथ को बेटा कहते हैं एक्सट्रिंसिक। कौन सी ग्रोथ कहते हो बेटा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ कहोगे, एक्सट्रिंसिक, बाहर होने वाली ग्रोथ, आउटर सरफेस की वजह से होने वाली ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक। लेकिन जब आप लिविंग के बारे में बात कर रहे हो तो जो ग्रोथ हो रही है वो अंदर से हो रही है, इनसाइड हो रही है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कैसी है, इनसाइड है बेटा, अंदर हो रही है, अंदर के फैक्टर्स की, यानी कि इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रही है। तो इंटरनल फैक्टर कौन से हैं,
चलो मैं ये पूछ लूँ कि जो हमारी ग्रोथ है, जो लिविंग है, यानी कि जो प्लांट है, जो एनिमल हैं, वो साइज में ग्रो कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हो कि इंटरनल फैक्टर्स उनको ग्रो करवाते हैं, तो फैक्टर कौन से होंगे? तो आई थिंक शायद आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, कौन सा? हार्मोन। पढ़ के आए हो ना बेटा, पढ़ के आए हो एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो एक क्या सीक्रेट करती हैं? केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं जिसको आप कहते हो हार्मोन। और ये हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हमारी और प्लांट की, यानी कि एनिमल और प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। और ये एक टाइप का क्या है हमारा? इंटरनल फैक्टर। तो जो ग्रोथ इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रही है, उस ग्रोथ को आप कहोगे इंट्रिंसिक। क्या कहोगे बेटा? इंट्रिंसिक। तो बाहर नॉन लिविंग में जो ग्रोथ करवा रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई, और जो अंदर इनसाइड या इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रही है वो कौन सी ग्रोथ हो गई बेटा? इंट्रिंसिक। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ग्रोथ तो बच्चे दोनों में हो रही है। किस में? हमारे में भी हो रही है, मतलब लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। तो क्या आप ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर कह सकते हो क्या बेटा? तो हम या एनसीईआरटी ग्रोथ को लिविंग का या लिविंग वर्ड का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानती। क्या करती है? नहीं मानती। तो नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ या लिविंग। लिविंग वर्ड का इकलौता डिफाइनिंग, इसको एक आप प्रॉपर इसको एक सही फीचर नहीं कह सकते जो लिविंग चीज़ को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद बात करते हैं बेटा तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बेटा, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? तो एनसीईआरटी मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करती है बेटा, क्या डिफाइन कर रही है? सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन occur in our body, कि आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनको आप मिला करके, उनका टोटल आप करके आप उसे क्या कहते हो? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हो बेटा? मेटाबॉलिज्म कहते हो। ठीक है, और इसका मतलब कि अभी हमने बोला था जो भी रिएक्शंस होती हैं किसी लिविंग चीज़ में, वो कहाँ पर होती हैं? आपकी सेल में। कहाँ पर होंगी रिएक्शन? कहाँ पर होती हैं बेटा? तो सेल के अंदर। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी सेल है बच्चे, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही हैं उनको हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कह सकते हो बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं बेटा, दो टाइप की होती हैं। कैसे? या तो आपकी सेल कुछ बना रही होती है या आपकी सेल कुछ तोड़ रही होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के बेटा दो टाइप है हमारे पास। कौन से दो टाइप है बच्चों? तो पहला टाइप है मेटाबॉलिक रिएक्शन का आपके पास एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा आपके पास जो बेटा टाइप आएगा वो कौन सा होगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा? एनाबॉलिक रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने बोला या तो कोई चीज़ बन रही है या तो कोई चीज़ टूट रही है। तो इसका मतलब जो एनाबॉलिक रिएक्शन है उसके अंदर चीज़ों का क्या होता है? उसके अंदर चीज़ों का होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? चीज़ों का फॉर्मेशन। बन रही है, फॉर्मेशन को आप क्या कहते हो? सिंथेसिस। क्या कह सकते हो? सिंथेसिस कह सकते हो। और कैटाबॉलिक के अंदर क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन। क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन, मतलब चीज़ें टूट रही हैं, और जो चीज़ें टूट रही हैं वो मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगी। कौन मुझे इसका एग्जांपल दे सकता है? क्योंकि आप लोग आराम से 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस पढ़ के आए हो, तो फॉर्मेशन या सिंथेसिस, अब मैं कहती हूँ कि बायोलॉजी खुद ही चीटिंग कराती है, तो ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेस थी बेटा जिसके पीछे सिंथेसिस आ रहा था? तो चीटिंग करके बता दो कि मैम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर तुम क्या बना रहे हो बेटा? किसका फॉर्मेशन कर रहे हो? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन कर रहे हो? ग्लूकोज का। ठीक है। ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं कि बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शन, जहां पर कुछ ना कुछ टूट रहा हो, ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़ी है तुमने? तो मुझे लगता है कि तुम में से प्यारे बच्चे आंसर दे देंगे कि मैम हम बता सकते हैं कि इसके अंदर आएगा रेस्पिरेशन। क्या आएगा? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के अंदर बेटा क्या तोड़ रहे हो तुम? जो बना था उसी को तुमने तोड़ दिया। तो फोटोसिंथेसिस ने ग्लूकोज बनाया और रेस्पिरेशन ने ग्लूकोज को क्या कर दिया? उसको ब्रेक डाउन कर दिया। और तुम्हें क्या मिला? एटीपी। क्या मिलता है तुम्हें रेस्पिरेशन से? एटीपी, जो तुम्हें क्या देता है? एनर्जी। इसीलिए आप एटीपी को क्या कहते हो? एनर्जी करेंसी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज 3 फीचर पढ़े हैं। पहला कौन सा देखा आपने? पहला कौन सा देखा था हमने? पहला हमने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स था। दूसरा आपने देखा ग्रोथ, जो कि आप उसको एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते। तीसरा आपने पढ़ा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो चीज़ें हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीज़ों में चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़, ये रिएक्शन सिर्फ किस में चल रही है बच्चे? सेल के अंदर। कहाँ चल रही हैं? सेल के अंदर। इसके बाद एनसीईआरटी इसको आगे बढ़ाते हुए आपको कहती है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो 2 तरीके से हो सकती हैं। 2 तरीके से कैसे हो सकती हैं? यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक है इन वीवो और दूसरा वर्ड जो दे रखा है एनसीईआरटी ने वो है इन विट्रो। ठीक है बेटा, क्या है? इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड। क्या? इनसाइड, इनसाइड ऑफ बॉडी और सेल। मतलब बॉडी या सेल के अंदर कोई भी चीज़ जो हो रही है उसको आप कहते हो इन वीवो। और जो विट्रो है उसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी और सेल। मतलब जो भी चीज़ें सेल या बॉडी के बाहर होती हैं तो आप उसे क्या कहते हो? इन विट्रो। तो बेटा हम जो भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो चीज़ें, यानी कि अगर आप बात करो तो यहाँ पर इनसाइड बॉडी, इनसाइड सेल में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इन विवो में आ रही हैं, और जो चीज़ें सेल या बॉडी के बाहर होती हैं उसको आप इन विट्रो कह रहे हो। अब एनसीईआरटी कह रही है क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के अंदर होगी? तो अभी तो हम देख करके आए कि भाई जो लाइफ प्रोसेस है वो कहाँ चल रही हैं? सेल के अंदर चल रही हैं। इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन विवो तो होती ही हैं। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इन विवो तो होती ही हैं। अब एनसीईआरटी कह रही है कि क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप सेल या बॉडी के बाहर करा सकते हो? क्या करा सकते हो बच्चों? तो आई थिंक बताओगे आप कि करा सकते हो, क्योंकि आपने तो पूरा का पूरा बेबी बना दिया। तो आपने क्या बनाया है? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बनाया है? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब बेबी बनाने के लिए क्या आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करानी पड़ेगी? बिल्कुल करानी पड़ेगी। लेकिन आप जब कोई चीज़ बॉडी या सेल के बाहर करा रहे हो तो क्या वो खुद से हुई? क्या ये टेस्ट ट्यूब बेबी खुद से बन गया? क्या ये कोई लिविंग सिस्टम है? क्या नहीं। अगर मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना है तो मुझे बाहर से ओवम डालना पड़ेगा, बाहर से स्पर्म डालना पड़ेगा, उनका फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा, उनको आर्टिफिशियली वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनेगा? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ बेटा खुद से नहीं बनी है, यहाँ पर आपने वो चीज़ें एक साथ डाली हैं। तो यहाँ पर ये जो इन विट्रो है वहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं वो लिविंग सिस्टम में नहीं होती। तो इन विट्रो के अंदर जो चीज़ हैं वो लिविंग सिस्टम तो नहीं कहलाएंगी। क्या नहीं कहलाएंगी? लिविंग सिस्टम तो नहीं कहलाएंगी। लेकिन बेटा ये रिएक्शन तो कौन सी है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो आप इन्हें कौन सी रिएक्शन कह सकते हो? लिविंग रिएक्शन। क्या कह सकते हो? लिविंग रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर इन विट्रो हो रही हैं तो सिस्टम तो लिविंग नहीं है, लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं वो कौन सी रिएक्शंस हैं? लिविंग रिएक्शन। तो इसका मतलब कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है किसका बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे अगले कैरेक्टर के बारे में बेटा। चलिए।